सुमंथन तो करना ही है। मिलेगी हमें नई दिशा और बदलेगी भाग्य दशा। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। मैं आप सभी का LKS टीम की तरफ से स्वागत करता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर। आई वुड लाइक टू थैंक यू एवरीवन फ्रॉम LKS टीम। तो जैसे कि अब 7 बज चुके हैं और बिना डिले करे हम इस रेस गोविंद मोहन प्रभु जी से आग्रह करेंगे कि वो आज का सेशन शुरू करें। ओवर टू इस रेस गोविंद मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा। आई होप यू ऑल कैन हियर मी। सबको मेरी आवाज आ रही है? Okay. आप ऐसे हाथ खड़ा करके मुझे बता सकते हैं आपको आवाज आ रही है तो वंडरफुल। थैंक यू वेरी वेरी। तो मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज की सेकंड क्लास में, यानी कि रिलेशनशिप इफेक्टिवनेस की क्लास में। तो कल हमने जहां छोड़ा था आज हम वहीं से आगे जाके फिर थोड़ा पीछे आएंगे, फिर आगे जाएंगे, फिर और आगे चले जाएंगे। दैट इज हाउ वी आर गोइंग टू प्लान दिस सेशन। और मैं फिर से LKS टीम को धन्यवाद देता हूं मुझे बुलाने के लिए। एक छोटी सी प्रार्थना के साथ हम लोग आज की क्लास स्टार्ट करेंगे। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्ण। तो आज बड़ा इंटरेस्टिंग विषय है रिश्ते, रिलेशंस, यानी कि कैसे निभाए जाएं और कैसे निभा रहे हैं और कैसे इनको और खूबसूरत बनाया जा सकता है। ये हमारा आज का पूरा वार्तालाप का विषय रहने वाला है। How to ensure that we get good relationships and those relationships that we are in, we're able to sustain them nicely. तो किसी भी एक खूबसूरत रिलेशन को निभाने के लिए और उसको बहुत अच्छा आगे ले जाने के लिए, संजीदगी पैदा करने के लिए, प्रेम स्वभाव, प्रेम भाव पैदा करने के लिए काफी सारी चीजों की आवश्यकता होती है। There are many things that you need. तो आज हम एक एक करके कुछ ऐसे तत्वों की चर्चा करेंगे जिससे रिश्तों की मिठास घटती है या रिश्तों की मिठास बढ़ाई जा सकती है। ऐसा कहा जाता है, The true test of a ship is not when it is standing in the dock, but how well he handles storms. यानी कि एक अच्छा जहाज कैसे पहचाना जाता है? ऐसे नहीं कि कितना खूबसूरत है और बड़े अच्छे से डॉक में रखा गया है, अच्छा लग रहा है, खूबसूरत है, नहीं। वो जाना जाता है कि वो तूफानों को कैसे झेलता है, तूफानों में कैसे प्रोड्यूस करता है, कैसे अपने आप को काम रखता है। दैट इज द ट्रू टेस्ट ऑफ अ शिप। तो ट्रू टेस्ट रिलेशनशिप का भी तभी होता है जब रिश्तों में कॉन्फ्लिक्ट आते हैं। सच्ची बात है। वैसे तो बड़े खूबसूरत लग रहे होते हैं,
जैसे कई बार जब हम क्रिकेट खेला करते थे तो ऐसा आया करता था, आईसीसी की टीम सेलेक्ट होती थी, सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, सौरव गांगुली and all those big guns. So on paper they used to look fantabulous, amazing. On paper amazing, हालांकि वो अभी भी अमेजिंग है, लेकिन फिर भी कई बार उतार चढ़ाव आते थे, सच्ची बात है। सिमिलरली रिश्तों की भी संजीदगी, रिश्तों की भी पकड़, रिश्तों की भी गहराई समझ में आती है जब तूफान आते हैं रिश्तों में। जब रिश्तों में तूफान आता है, तब पता लगता है कौन कितने करीब है किसके। तो सबसे पहली चीज जो रिश्तों को खूबसूरत या बेकार करती है वो है इंसान का एटीट्यूड। क्या एटीट्यूड लेके उन रिश्तों को वो पनपा रहा है, बना रहा है, बैठ रहा है, खेल रहा है, एटीट्यूड। अब आप कहेंगे ये क्या होता है, व्हाट इज एटीट्यूड? तो बड़ी सिंपल सी कथा से समझाता हूँ। एक बार संत तुकाराम का नाम सुना है आप लोगों ने? महाराष्ट्र के बड़े प्रमुख और बड़े प्रबल संतों में से एक है। तो संत तुकाराम, ही वाज अ गृहस्थ, ही वाज मैरिड ऑफ कोर्स, और कवि थे, लिखते थे, लेकिन घर में केवल लेखिका से या लिखित से या कुछ लिखने से कार्य नहीं चलता, रोटी चाहिए, खाना चाहिए। तो वन डे उनकी वाइफ ने उनको कहा कि जाइए कुछ कमा के लाइए, सारा दिन भगवान का नाम लेते रहते तो लिखते रहते, कुछ जाओ कमा के लाओ। तो संत तुकाराम चले गए कमाने के लिए। एक खेत में जाके उन्होंने एक दिन की दिहाड़ी करी, खूब मेहनत करी, और भगवान का नाम लेते लेते मेहनत कर रहे थे। तो अंत में उन्हें 15 गन्ने उस मालिक ने दिए दिहाड़ी, बोले ये तुम्हारे 15 शुगर के, गो एंड टेक देम। संत तुकाराम उन 15 गन्नों को सर पे रख के घर की तरफ आ रहे हैं भगवान का नाम लेते लेते। और गांव में जब पगडंडी पे चल रहे थे तो गांव के कुछ बच्चे है ना, पीछे 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 पीछे, एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो, एक दे दो, पीछे पीछे। अब एक बच्चा है, उन्होंने एक गन्ना निकाल के दे दिया, अच्छा जो जा। थोड़ी देर में दूसरा बच्चा, एक दे दो, देखो आपने उसको भी दिया, एक दे दो। ऐसा आपके साथ भी होता है, सच्ची बात है। आप कभी वृंदावन जाओ या कभी मार्केट ही चले जाओ, वो तो गाड़ी के पास आके खड़े होके एक बच्चा खटखटाता है, आप उसे कुछ दे दो तो उसके बाद पूरी पलटन आती है, सच्ची बात है। आपने उसको भी तो दिया, मुझे भी दो। ऐसे छोटे छोटे बच्चे पीछे पड़ गए, मुझे भी दो, मुझे भी दो, ये एक एक करके बांटते रहे। संत आदमी क्या करना, वैराग्य। तो घर पहुंचे तब तक एक गन्ना रह गया था बस। 15 गन्नों में से एक गन्ना लेके घर पहुंचे, बोले भाग्यवान में आ गया, ये लाया हूं मेरी दिहाड़ी। बीवी ने वो गन्ना लिया, उसी के सर पे मार दिया, अटैक करे, ये लाया सुबह से, भूख लग रही है। जैसे ही सर पे मारा, गन्ने के 2 टुकड़े हो गए। इन्होंने 2 टुकड़े उठाए, बोले भाग्यवान, एक तेरा, एक मेरा। एक तेरा, एक मेरा। मैं सोच रहा था कैसे तोड़ूं, तूने ही तोड़ दिया। दिस इज द एटीट्यूड, पॉजिटिविटी। हर परिस्थिति, हर मुश्किल घड़ी में मुस्कुराहट, हर मुश्किल घड़ी में उसकी भी कुछ पॉजिटिव सोच लेना। एक बार और कथा आती है, यू मस्ट हैव हर्ड ऑफ थॉमस एल्वा एडिसन। आपने सुना होगा एडिसन के बारे में, सबने सुना है, जिन्होंने इलेक्ट्रिक बल्ब का इजाद किया था। एडिसन ने बल्ब का इजाद किया, लेकिन एडिसन का मेन जो कार्य है, मेन जो बिजनेस था, वो था केमिकल प्लांट। He had a very massive chemical plant, बहुत बड़ा chemical plant. He was old, and one day that plant caught fire. मतलब उस प्लांट में आग लग गई। और जब उस प्लांट में आग लगी, वो केमिकल प्लांट में जब आग लगती है तो सच्ची में बड़ी खतरनाक आग होती है। आप समझ सकते हो, केमिकल्स में आग लग जाए। वो पूरा का पूरा इतने एकड़ का प्लांट था, आग इतनी भीषण कि पूरे स्टेट की वहां फायर ब्रिगेड्स सब पहुंच गए।
उस आग को बुझा नहीं पा रहे थे। ये भी पहुंचे तो देख रहे हैं आग लगी हुई, अपनी फैक्ट्री में तिनका जोड़ के पूरी फैक्ट्री बनाई थी, आग लगी हुई है। और आग लगी देख रहे हैं, सब लोग बुझाने का प्रयत्न कर रहे हैं लेकिन कोई बुझा नहीं पा रहा। आपको मालूम है एडिसन ने क्या किया? एडिसन मुस्कुराए और अपने बेटे को बुलाया, बोला चार्ल्स, उनके बेटे का नाम चार्ल्स था, चार्ल्स गो एंड कॉल योर मदर, अपनी मम्मी को बुला के लाओ। She must have never seen such a spectacular fire in her life. उसने अपनी मम्मी को बुलाओ, उसने जीवन में कभी इतनी खूबसूरत आग नहीं देखी होगी। जाओ जल्दी अपनी मम्मी को बुला के लाओ। Look at the positivity. अगले दिन सारे न्यूज़पेपर रिपोर्टर्स उसके सामने खड़े थे कि अब आप क्या करोगे, अब आप क्या करोगे, आपकी पूरी फैक्ट्री जल गई, आपका सब तबाह हो गया, अब आप क्या करने वाले हो? थॉमस अल्वा एडिसन ने कहा मुस्कुराते हुए कि तो क्या हुआ, मैं कल से फिर शुरुआत करूं। I will start all over again. Why are you in a paranoia? I am happy. It's okay. जिस चीज का मेरे पे कंट्रोल नहीं, वो चीज जानने आने के लिए मैं इतना दुखी होने की आवश्यकता नहीं। Look at the positive attitude. जीवन में अगर आपको कहीं भी आगे बढ़ना है, you require a very positive mindset. Positivity. हर चीज को पॉजिटिविटी और मुस्कुराते हुए देखने की कला बहुत जरूरी है। मुझे याद है एक बार मैं शिमला में किसी यूनिवर्सिटी में प्रोग्राम के लिए गया था, तो वहाँ बस स्टैंड के पास मुझे किसी ने मुझे लेने आना था। मैं अपनी गाड़ी में वहीं खड़ा था और बारिश हो रही थी। मैं खिड़की के बाहर देख रहा था, तो वहाँ एक पिता और उसकी एक छोटी बच्ची दोनों चलते हुए आ रहे थे और बारिश अभी शुरू ही हुई थी। तो पिता ऐसे देख रहे थे ऊपर और बड़े फ्रस्ट्रेटेड से महसूस कर रहे थे अपने आप को, बारिश आ गई, he was not prepared। वहीं उनकी छोटी बेटी बड़ी खुश दिखाई दे रही थी मुझे बारिश को देखते हुए। पिता एक हाथ से अपने सर पे हाथ रख रहा था कि नहीं कमर यहाँ कुछ लटकाया हुआ था, उसने एक हाथ से उंगली पे बच्चा पकड़ा हुआ था और बड़ा परेशान हो रहा था। बच्ची ने उंगली छुड़ाई, ऐसे करके खड़ी हो गई, चलती रही, मतलब थोड़ा पानी जब आ गया तो पी गई। और पिता फ्रस्ट्रेट हो रहा था, बारिश आ गई, बारिश आ गई। मैं वहीं गाड़ी में बैठा बैठा देख रहा था, ये है जिंदगी। बारिश का बस न इसके पिता को है न इस बच्ची को, लेकिन उस बारिश में पिता कैसे रिएक्ट कर रहा है और बेटी कैसे रिएक्ट कर रही है, ये जमीन आसमान का एटीट्यूड डिफरेंस है। सच्ची बात है। One person is scared, he is just not able to handle. वो हैंडल नहीं कर पा रहा सिचुएशन को, और दूसरा व्यक्ति प्रसन्न चित्त मुद्रा में, उसको मजा आ रहा है। That is attitude. जीवन में कई बार सकारात्मकता की, कई बार इस एटीट्यूड की आवश्यकता होती है। बहुत लोग सोचते हैं टैलेंट से सब कुछ कर लेंगे। I am talented, I will do. कर्ण भी कम टैलेंटेड नहीं थे, टैलेंट की कमी नहीं थी, एटीट्यूड की कमी। जिस व्यक्ति के पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है, वो प्रॉब्लम के बीच में रहता हुआ भी प्रसन्नचित्त रह सकता है, क्योंकि वो सॉल्यूशन की सोचता है। एक और उदाहरण लूंगा और आगे बढ़ूंगा। सोक्रेट्स का नाम सुना है आप सभी ने? Socrates is very long time back journey. If you look in the life of Socrates, he was a great philosopher. उसका भी कुछ तुकाराम जैसा हाल है। एक दिन सोक्रेट्स ने अपने मित्रों को अपने घर पे ब्रेकफास्ट पे बुलाया, और जब लोग उसके घर पे ब्रेकफास्ट के लिए आए तो उसकी बीवी ने इतना गुस्सा किया, रोज रोज बुला लेते हो लोगों को, ये कोई तमीज है, कोई तरीका है तुम्हारा? अभी
तो इस दिन से पहले तक बाद में ही चिल्लाया करती थी, दोस्तों के सामने नहीं चिल्लाती थी। लेकिन आज इसने सोचा, बीवी ने, ये ऐसे मानने वाला है नहीं, बाद में बोलती हूँ इससे कुछ समझ, कान पे जू भी नहीं रही थी, तो क्यों ना आज सबके बीच में इसकी बेइज्जती करती हूँ। तुम रोज रोज सबको बुला लेते हो, ये कोई तरीका है, और मुझे बोलते हो ये बना दो, ये बना दो, ये कर लो, इतने मेरे मित्र हैं, ये मुझसे नहीं होता, जाओ। सोक्रेट्स मुस्कुराया, अपने दोस्तों को बोला, चलो दोस्तों जरा बाहर चल के बैठते, अंदर थोड़ी गर्मी है। जैसे ही बाहर जाने लगा, दरवाजा खोला, बाहर निकले दोस्त। ये जैसे ही दरवाजे के बाहर निकला, ऊपर से उसकी बीवी ने बाल्टी पानी लेके इसके ऊपर गिरा दिया, पूरा भीग गया। तो मुस्कुराते हुए कहता है, कोई नहीं, अंदर गरज रहा था, बाहर बरस गया, कोई टेंशन नहीं है। अंदर गरजे थे, जब तक बाहर आया तब तक बरस गया, so there is no problem. What I'm trying to tell you is, many people will not react the way Socrates reacted. Many people will not react the way Thomas Alva Edison reacted. Many people will not react the way Saint Tukaram reacted. बहुत लोग ऐसे रिएक्ट नहीं करने वाले, इसीलिए वो मामूली हो जाते हैं और ये लोग ग्रेट। प्रभुपाद एक बात कहते थे, one's greatness can only be seen in the way he handle provoking situations. किसी की महानता तभी देखी जा सकती है जब प्रोवोकिंग सिचुएशंस हो। प्रोवोकिंग समझते हो, उकसाने वाली। The way he handle those provoking situations, and that depends on attitude. What sort of attitude you have? कितने सारे लोग हम मिलते हैं संसार में, वो बोलते हैं I am always right, I am 100% right, मैं गलत हो ही नहीं सकता। उनको ना सुनना नहीं आता, ना सुनते ही नहीं। रावण, मैं धीरे धीरे आपको कहीं इधर महाभारत रामायण में ले जाऊंगा, बहुत कुछ पर्ल्स ऑफ विजडम छुपे हुए हैं। रावण कभी ना नहीं सुनता था, कभी उसको कोई ना कह ही नहीं सकता। जब मारीच के पास गया तो मारीच को कहा कि तू गोल्डन डियर बनेगा, मुझे सीता चाहिए। आपने सुना होगा, ये तो सब सुना। तो मारीच को कहा तुझे डियर बनना ही होगा। मारीच ने बोला अच्छा बन जाऊंगा, किसके लिए बन, ये तो बताओ, थोड़ा बता तो दो। वो बोले कोई राम है। बोले राम? मारीच तो रा शब्द से डरता था। रा, जहां र दिख जाता था वहां ये भाग जाता था। क्यों? मारीच का एक्चुअली 3 बार एक्सपीरियंस हुआ है राम के साथ। मारीच हैड 3 times बैड एक्सपीरियंस विद राम। पहली बार जब वो 12 वर्ष के थे, बस एक तीर में 800 मील दूर फेंक दिया था। जहां जाके गिरे थे मारीच, उस जगह का नाम पड़ा मॉरिशियस। उस जगह का नाम पड़ा मॉरिशियस। आप अभी भी इधर इस तरफ की कंट्रीज में जाओगे, किसी दिन अच्छे से बताऊंगा, आप वहां अभी भी नाम, रोड्स का नाम भी आप रामायण के नामों पे जानोगे। There is still subtle प्रचार still going on there. Anyways, दूसरा एक्सपीरियंस हुआ जब राम लक्ष्मण दोनों, एक्चुअली क्या हुआ था कि मारीच और इसके 2 दोस्त ये हिरण बन के ही घूम रहे थे। तो श्री राम ने उन 2 को तो मार दिया था, ये उन दोनों को मरा हुआ देख के इतने तगड़े राक्षस राम ने अकेले मार दिए। ये अकेला वहां से भागा था, बचा बस किसी तरीके से। तो अगर देखा जाए, ये तो रा शब्द से ही डरता था। कहता उसके बाद तो सन्यासी बन गया था ये। उसके बाद इसने सोच लिया था राक्षसी छोड़ो भैया, भगवे कपड़े
से बैठ जाओ, कहीं राम ना आ जाए। पेड़ की खाल पहन के आराम से, कहीं अगर कोई ये भी बोल देता था दूर से राम, सुन के पेड़ के पीछे छुप जाता था कि राम तो नहीं आ रहा है, राम तो नहीं आ, ऐसे भयभीत था मारीच। रावण ने कहा मानता है कि नहीं मानता, या तो मर जा या तुझे मार दूंगा मैं, या तो जा हिरण बन या मैं तुझे मार दूंगा। अब मारीच ने सोचा भगवान के हाथ से मरना ज्यादा श्रेष्ठ है, इस गधे के हाथ से तो नहीं मरूंगा। ऐसा मारीच ने सोचा कि मैं राम के हाथ से मरना ज्यादा श्रेष्ठ है, राक्षस के हाथ से नहीं, इसके हाथ से नहीं मरूं। Anyways, Ravana could not hear no for an answer. बहुत बार ऐसे लोग मिलते हैं हमको इस संसार में, वो कहते हैं माई वे और हाईवे। हाँ, सच्ची बात है, मेरा ही जो मैं कह रहा हूं वही, बिल्कुल इधर नहीं उधर नहीं कुछ नहीं। उनको लगता है इस संसार की सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन उनके पास है, इससे पहले कोई बोले वो फटाक से सॉल्यूशन देते हैं। मिले आओ कभी किसी ऐसे व्यक्ति से, इससे पहले कि कभी कोई बोले वो उससे पहले उनका सॉल्यूशन होता है। भगवान ना करे आप कभी डॉक्टर के पास जाओ और डॉक्टर के पास जाके सीट पे बैठे हो, बोले डॉक्टर साहब, बोले हाँ हाँ मुझे पता है, ये ले दवाई जा। डॉक्टर साहब ये अरे बोला ना जा 500 रुपए कंपाउंडर को दे जाइए। अच्छा डॉक्टर साहब, जीवन में कभी उस डॉक्टर के पास नहीं जाओगे, सच्ची बात है। अरे सुन तो ले, ऐसे बहुत लोग होते हैं। एक बार की बात है, एक व्यक्ति ने रेस्टोरेंट के बाहर अपनी गाड़ी रोकी, तेजी से एकदम से गाड़ी रोकी, उतरा, भागा अंदर, जाके पूछा वहां से वेटर दिखा, वेटर साहब क्या आपको हिचकी रोकने आता है? इसने बोला एक मिनट। इसने झाड़ू उठाया, किसने? वेटर ने। दौड़ इस आदमी को मारने लगा और 5 मिनट मारने के बाद बोला हिचकी रुक गई? बोला हिचकी मुझे नहीं, मेरी बीवी को थी जो गाड़ी में बैठी। तो कहने का अर्थ है, कई बार आपको ऐसे लोग मिलते हैं जो सुनेंगे नहीं, वो थोड़ा सा सुनने पे आई नो एवरीथिंग, मुझे सब पता है, और वो आपको उपदेश देने लगेंगे तुरंत के तुरंत। इसलिए कहा जाता है कि हमको कभी भी अज्यूम नहीं करना चाहिए। रिलेशनशिप में पहला था एटीट्यूड, ध्यान रखो आपका पॉजिटिव एटीट्यूड। अब कई बार प्रश्न पूछा जाता है प्रभु जी पॉजिटिव एटीट्यूड आए कैसे? ये भी बड़ा अच्छा प्रश्न होता है, कैसे आए? एक्चुअली में अगर आप देखोगे बचपन से लेकर आज तक जो भी हमारे साथ हुआ है, हमने अपने प्रियजनों में, मित्रों में, समाज में बैठ के सीखा है। सच्ची बात है। अगर आप लोग जर्मनी में पैदा होते तो कौन सी भाषा बोलते? जर्मन। सच्ची बात है। तो जर्मनी में पैदा होते जर्मन बोलते बचपन में बिना। अगर आप लंदन में पैदा होते तो अंग्रेजी बोलते, फ्रांस में पैदा होते तो फ्रेंच बोलते, भारत में पैदा हुए इसलिए क्या बोलते हो? हिंदी बोलते, बिना सिखाए। ऐसा नहीं है बच्चा पैदा होता है तो उसकी माँ बोलती है बेटा अ से अनार, क से कबूतर। ऐसा नहीं होता, मैंने तो नहीं देखा। आपने देखा है क्या? वो अपने आप आपके घर के माहौल में रहता हुआ, बात करते हुए आप लोगों को सुनता हुआ सीख लेता है। सच कह रहा हूं, सच कह रहा हूं। ये इम्पोर्टेंट। कैसे आए पॉजिटिव एटीट्यूड? जब आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहोगे, पॉजिटिविटी बिना चाहे, बिना कहे, बिना लाए आ जाएगी। इट इज वेरी सिंपल। द वे यू लिव, द काइंड ऑफ एसोसिएशन दैट यू कीप, दैट्स व्हाट यू बिकम। अगर हम सारा दिन ऐसे लोगों के बीच में बैठते हैं जो पैसा पैसा पैसा, लड़की लड़की लड़की, आदमी आदमी आदमी, पॉलिटिक्स में, तो हम भी ना चाहते हुए वैसे ही हो जाते हैं। सच्ची बात है। So that's how we have to think. First was attitude. Second thing that I want to tell about is called assumptions.
assume. रिश्ते बहुत खराब हो जाते हैं जब लोग अज्यूम करने लगते हैं, एजम्पशन करने लगते हैं. एजम्पशन समझते हो हिंदी में? हिंदी में क्या कहेंगे? अनुमान. हाँ, ऐसा बोलेंगे ना, अनुमान लगाने लगते हैं. मुझे ऐसा लगा, हाँ, मुझे ऐसा लगा. एजम्पशंस. महाभारत में एक बार की बात है, जब जयद्रथ युद्ध मैदान में थे, कर्ण ने एक बार युधिष्ठिर को बड़ा घायल कर दिया था, बहुत घायल. तीर वीर लगे, युधिष्ठिर के खून निकला. युधिष्ठिर वहां से निकले थे, जान बचा के निकले थे समय. अर्जुन को पता लगा कि युधिष्ठिर को चोट लगी है. अर्जुन तुरंत अपना युद्ध में घुमाया, कृष्ण को बोला भागो जल्दी, रथ लेके चलो, मुझे भाई को देखना है. तुरंत पहुंच गए युधिष्ठिर के पड़ाव में, दरवाजा खोला, देखा भाई आप ठीक तो हो, भाई आप ठीक तो हो. युधिष्ठिर ने बोला शाबाश, मारा है ना कर्ण को? बोला नहीं, मेरे को तो पता लगा आप यहां हो, मैं तो पहले आपको देखने आ गया. युधिष्ठिर ने अज्यूम किया कि ये मार आया कर्ण को. अर्जुन ने अज्यूम किया कि भाई अब बहुत चोट लगी है, कुछ भी हो सकता है. इस एजम्पशन में युधिष्ठिर ने अर्जुन को जो सुनाई है, अर्जुन को बोला तुम्हारे बस की कुछ नहीं है अर्जुन, नाम से अर्जुन हो, ये फेंक दो अपना, ये जो तुम गांडीव लिए घूमते हो बेकार गांडीव है. अब जैसे ही अर्जुन ने सुना बेकार गांडीव है, अर्जुन को तुरंत याद आ गया, मैंने तो प्रतिज्ञा ली है कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा उसको मार दूंगा. युधिष्ठिर ने गाली दे दी, अब तो ये मरा. ये तलवार निकाल ली अर्जुन ने. तो कृष्ण वहीं थे, भगवान देख रहे थे वो क्या रहा है. तलवार निकाल के बोल रहा है, हे कृष्ण, आज युधिष्ठिर का आखिरी दिन है. इसने मेरे गांडीव को गाली दी है और मैं प्रतिज्ञाबद्ध हूं कि जो मेरे गांडीव को गाली देगा मैं उसे मार दूंगा. भगवान ने बोला तुम इतनी प्रतिज्ञाएं क्यों लेते हो भाई? पहले तो यही समझ नहीं आती. और प्रतिज्ञा लेनी भी है तो पूछ लिया करो, कभी तो इंस्ट्रक्शन ले लो. वो भीष्म प्रतिज्ञा लेके बैठे हैं, पूरा महाभारत रच दी. सच्ची बात. मैं आगे नहीं जाऊंगा कि कृष्ण ने कैसे इनको इस जाल से निकाला, वो किसी और दिन डिस्कस करूंगा. बड़ी अमेजिंग लीला है भगवान की कि किस प्रकार इन दोनों को बचाया. लेकिन मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ, एजम्पशन, नहीं तो क्लास लंबी हो जाएगी. और वैसे भी आज रिश्तों पे क्लास है, थोड़ी लंबी तो होना बनता है. कृष्ण, मैं ये कहना चाहता हूँ एजम्पशंस. जब हम किसी रिश्ते में एज्यूम करने लगते हैं, वहीं से पतन शुरू होता है. आपको लिए चलता हूं रामायण में, जब दोनों बड़े खूबसूरत भाई हैं, सुग्रीव और वाली, बड़े अच्छे भाई हैं, दोनों में बड़ी प्रेम मित्रता है, क्या भाई हैं, जहां जाते हैं एक दूसरे के साथ इतना प्रेम व्यवहार. लेकिन एक दिन इनके जीवन में एक राक्षस आता है जिसका नाम था दुंदुभी. वो दुंदुभी राक्षस आया, वाली ने बोला भाई मैं जाके इसे मार के आता हूं, पता लगा किष्किंधा पे नुकसान हो जाए. सुग्रीव ने कहा बड़े भाई आप अकेले मत जाओ, मैं भी आपका दास हूं, आपके साथ चलना चाहता हूं, मैं भी युद्ध देख लूंगा, थोड़ा एंटरटेनमेंट हो जाएगा, बहुत दिन हो गए. लेकिन बोला चलो चलो. अब वाली तो वाली है, वाली के पास तो ये वरदान है कि जिसके भी सामने ये खड़ा होगा उसका आधा बल इसमें आ जाएगा. तो इस तरीके से वो हार तो सकता नहीं. तो ये दोनों भाई चले गए. लेकिन वहां युद्ध हुआ, कुछ आवाज आई अंदर से, वाली की मरने की जैसी आवाज थी. इसको लगा सुग्रीव को बाहर केव में लड़ाई हो रही थी. एक्चुअली केव समझ क्या, केव को क्या कहते हैं, गुफा. गुफा में सुग्रीव को लगा वाली मर गया. सुग्रीव ने उस गुफा को एक बड़े सी चट्टान से बंद कर दिया, सील कर दिया उसको, और बड़े ही भारी कदमों के साथ रोता हुआ किष्किंधा वापस आया और जाके प्रजा को बताया वाली नहीं रहे. तो सारे
वानरों ने कहा कि देखो बिना राजा के तो किष्किंधा कोई भी अटैक कर देगा, तुम ही राजा बन जाओ। सुग्रीव को राजा घोषित किया गया। थोड़े ही दिनों के बाद देखा वाली उस राज्यसभा में आ रहा है। जैसे ही वाली राज्यसभा में आया, वाली ने देखा पत्थर और वाली ने देखा सुग्रीव को राजगद्दी पे। और वाली अज्यूम करने लगा इसने मेरे को मारने का षड्यंत्र रचा है। कितनी खूबसूरत मित्रता, कितनी खूबसूरत ब्रदरहुड आज एक मिसअंडरस्टैंडिंग जो कि अजम्पशन से बनी समाप्त हो गई। यहां से शुरू होता है वाली और सुग्रीव का खिंचाव। इतना मारा वाली ने सुग्रीव को, सुग्रीव आगे आगे, वाली पीछे पीछे, पूरा ब्रह्मांड घुमा दिया। मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन आप समझिए assumptions कितनी खतरनाक हो सकती है रिश्तों में। जब हम एज्यूम कर लेते हैं, मैं आज भी देखता हूँ कई बार ना, अब जॉब में भी होता है, बॉस जा रहे हैं, हमने बोला गुड मॉर्निंग सर, तो उन्होंने देखा नहीं, वो अपने मजे नशे में जा रहे हैं। हम अरे बाबा, इसने मेरी गुड मॉर्निंग का जवाब नहीं दिया, लगता है इसके मन में कुछ चल रहा है, कहीं इसने कोई पोस्ट तो नहीं निकाल दी, और कहीं कोई और तो नहीं इनके दिमाग में आ गया, लगता है मेरी नौकरी खतरे में है, लगता है अब ये मेरे को निकाल देगा। जाके दिखाओ भैया, हिंदुस्तान टाइम्स देखता हूँ, कहीं हमारे ऑफिस की एड तो नहीं आई एसेंट में, कहीं हमारी एड तो नहीं आई। सच्ची बात है, assumptions। रिश्तों में भी हम लोग एज्यूम कर लेते हैं। जब एज्यूम करते हैं, बाद में थोड़े दिनों में पता लगता है कि वो बॉस अपने किसी परेशानी से था, वो अपना ही कुछ सोच रहा था। उसके बाद में वो 4-5 दिन में पूछ लेता है, वैसे सर मैंने आपको गुड मॉर्निंग कहा था, आपने उस दिन जवाब नहीं दिया। वो तो ओ आई एम सो सॉरी, मेरे को याद नहीं रहा, मैंने देखा नहीं कुछ। हाँ, कोई नया व्यक्ति नहीं आने वाला, आदमी सही है, टटोल लिया, थर्मोमीटर लगा लिया, कोई करंट नहीं है इधर उधर का, सब कुछ ठीक है। Assumptions create misunderstandings. Second thing which we all should very carefully see, husband wife में भी होता है, कई बार बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड में भी होता है, सब जगह होता है कि नहीं। उस लड़की को दूसरे से बात करते हुए देख लिया, अच्छा परसों भी कर रही थी ये बात इससे, आज भी कर रही है, कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। अपने स्कूल टाइम, कॉलेज टाइम याद करो, आपकी बात नहीं कर रहा, आपके दोस्तों की बात कर रहा हूँ, ऐसे ही करते होंगे वो। आप लोग तो श्रेष्ठ लोग, आप लोग ऐसे नहीं। You people don't assume, but I'm talking about your neighbors. लेकिन कई बार ऐसी assumptions रिश्ते खटास लाती है कि नहीं, सच्ची बताओ। इमेजिन करते हैं तो रिश्ते खराब होते हैं कि नहीं। कई बार इमेजिन कर लेते हैं, इनकी सोच, ऐसा भी होता है कई बार, वो बहू, वो सास ने सुबह सुबह कुछ करा, कुछ कार्य कर रही थी, ये पास से गुजरी, सास ने कुछ ऐसे अच्छे से रिएक्ट नहीं किया, लगता है आज मम्मी जी नाराज हैं, लगता है आज मम्मी जी ने, आज कुछ गड़बड़ है। और वही सास भी यही सोच रही होती है, लगता है आज कुछ गड़बड़ है। और वही assumptions सारे रिश्ते खराब करती है। दोस्ती भी खराब होती है, भाई खराब होते हैं, जैसे अभी वाली और सुग्रीव बताया। वहीं मैं आपको एक छोटा सा उदाहरण और दे देता हूं। जब राम लक्ष्मण को वनवास हो गया था, अब वनवास हो गया है, दोनों वन में हैं, तो सामने से भरत पूरी सेना के साथ आता हुआ दिखाई दे रहा है। एक्चुअली में बड़ी बादल से दिखते हैं, लक्ष्मण को लगता है कोई सेना आ रही है, तो लक्ष्मण पेड़ पे चढ़ जाते हैं। पेड़ पे चढ़ के देख रहे हैं कौन आ रहा है, देखते हैं भरत आ रहा है। अच्छा, लगता है राम को मारने आ रहा है सेना के साथ। एज्यूम कर लिया। Assumptions। मैं इसलिए कह रहा हूं, ये मत सोचना कि हम एज्यूम करते हैं, लक्ष्मण तक एज्यूम करते थे। डोंट वरी, एज्यूम करना ठीक है, लेकिन assumption के बाद क्या करना है वो सुनो। और नीचे उतर के बोले भाग
हृदय पे चाकू चलता है। बोले हमारा भरत है। बोले नहीं, ये सारी उसकी चाल है, आज उसको मार के रहूंगा। तो राम ने बोला अच्छा 1 मिनट रुक जाओ, मारना चाहते हो मार ले, लेकिन पहले मुझे उससे बात कर, पहले देख तो लो वो क्यों आ रहा है। एज्यूम मत करो, एज्यूम मत करो। जब भरत आए, भरत उनके पैरों पे दंडवत प्रणाम किया। क्या अमेजिंग अनुनय विनय करके स्तुति करके एंड में खड़े हो लेके सर पे लेके वापस गए। लक्ष्मण उस दिन इतना रोया जितना कभी नहीं रोया था, क्योंकि assumptions leads to blaming। जब कोई आप assume करते हो फिर किसी को blame करते हो, वो सच भी हो सकता है और गलत। तो राम ने समझाया कि देखा वो भरत है, वो भरत है, मेरा भरत है। कभी भी assumption करने लगो तो मैं तीसरी चीज बता रहा हूं जिसको ध्यान रखना, क्योंकि assumption आप करोगे, मुझे पक्का पता है, गारंटी पता है, आपके चेहरे पे लिखा है, मेरे चेहरे पे लिखा है। assumptions तो हम करेंगे, लेकिन जब assumption करो, तीसरी चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है कम्युनिकेशन या आस्क। डोंट assume and sit, clarify, discuss। बहुत सारे लोग assume कर लेते हैं प्रभु जी ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, ये ऐसे हैं, तो मैं कट लूंगा धीरे, मैं पतली गली से निकलूंगा। डिस्कस बाबा, एटलीस्ट डिस्कस। आपका रिश्ता बचा लेती, क्या पता हमने कुछ गलत धारणा बना ली हो। जरूरी नहीं है कि हम सब कुछ सही सही देख सकते हैं, कई बार जो दिखता है वो सच नहीं होता। और ऐसा आपने अपने जीवन में कई बार महसूस किया होगा। मैं तो बस वो धूल हटा रहा हूं जो कहीं जम गई है। डोंट assume, कम्युनिकेट, बात करो। अब कई बार कम्युनिकेट भी ठीक से करो, ये भी बड़ा जरूरी है। हाउ टू कम्युनिकेट। एक बार की बात है, अंग्रेजों का शासन था, ध्यान से सुन रहे हो सभी लोग? अंग्रेजों का शासन था, तो एक जो अंग्रेजों का हेड, क्या बोलेंगे उसको, मान लो जो उनका हेड है उस पूरे एरिया का, लॉर्ड जिसको बोलते हैं ना, लॉर्ड माउंटबेटन बोलते थे, ऐसे लॉर्ड मैकॉले लॉर्ड है ना, कोई एक लॉर्ड था, वो थोड़ा फिर भी ठीक आदमी था। तो एक दिन उस लॉर्ड के, या वाइस रॉय, हाँ वाइस रॉय, थैंक यू। तो वो जो वाइस रॉय थे, उसके एक सेक्रेटरी का जन्मदिन था, और वो सेक्रेटरी हिंदू था। तो इसको लगा कि इसने मेरी बड़ी सेवा करी है सेक्रेटरी ने, तो इसके लिए मुझे कुछ करना चाहिए। तो इसने किसी को बुलाया कि भाई मुझे हिंदी सिखाओ, जरा एक लाइन सिखाओ हिंदी की। तो उसने एक लाइन हिंदी की सीख ली। अब जैसे ही वो मुनीम अंदर आया, इसने मुनीम को बोला काम आओ। जैसे आया तो उसको बोला आज तुम्हारा जन्मदिन है, तुम सलामत रहो। अब वो कहना चाहता था तुम सलामत रहो, और क्या बोल दिया, तुम सलामत रहो। और यहाँ तो दंगे हो गए। उसने बोला इसने मुझे गाली दी है, बर्थडे वाले दिन मुझे बोल रहा है मर जाओ, तुम सलामत रहो। अब तो पूरी की पूरी सेना आ गई, राइट्स हो गए उस पास सबके साथ। ये बात इसने माफी मांगी, नो माय इंटेंशन वाज नॉट लाइक दिस, आई वांटेड टू से समथिंग एल्स, बट हु केयर्स। सो कम्युनिकेट भी करो तो सही शब्दों का चयन करो। बहुत बार हमारी हालत भी ऐसी होती है, जो बोलना होता है वो बोलते नहीं, जो नहीं बोलना होता है बोल जाते हैं। सच्ची बात है, रिश्ते वही खराब होते हैं। अब कई बार लोग कम्युनिकेशन में सोचते हैं कम्युनिकेशन का अर्थ केवल बोलना ही है। एक्चुअली कम्युनिकेशन का अर्थ केवल बोलना नहीं, सुनना भी है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू हियर, वेरी इंपॉर्टेंट।
से आप सुनते हो, देयर आर 5 काइंड्स ऑफ हियरिंग। पहला होता है स्पेस्ड आउट हियरिंग। स्पेस्ड आउट हियरिंग मतलब हो तो यही पर चल कुछ और रहा है। स्पेस्ड आउट हियरिंग मतलब प्रभु जी क्लास में तो आप ही के हैं पर दिमाग में कुछ और चल रहा है, स्पेस्ड आउट। दूसरी होती है प्रिटेंड हियरिंग। प्रिटेंड, जैसे कई पिता बहुत लैपटॉप पे काम कर रहे हैं तो उनका बच्चा आके बोलता है, आजकल तो वर्क फ्रॉम होम है, बड़ा कॉमन है, वो बच्चा के बोलता है पापा पापा इस बात का कोई आंसर, हाँ 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 ठीक है ओके, हाँ 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 पापा हाँ हाँ बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, अरे पापा प्रोफेशनल तो सुन, वो पापा लगते हैं। दिस इज कॉल्ड प्रिटेंड हियरिंग। मैं प्रिटेंड कर रहा हूँ कि हाँ मैं सुन रहा हूँ लेकिन मैं सुन नहीं रहा, आई एम ओनली प्रिटेंडिंग। मुझे याद है अभी टीचर जब स्कूल में पढ़ाते हैं ना तो बहुत बच्चे प्रिटेंड हियरिंग करते हैं, है ना। उनको पता है व्हेन टू नॉड। जैसे टीचर देखेगी यस मैम यस, उसको पता है टीचर ने देख लिया मेरे को, जैसे ही मुझे देखा मैंने हाँ हाँ करना, मुझे समझ में आ रहा है? सच्ची बात है। बहुत सारे टीचर्स दिख रहे हैं मुझे यहाँ पे, इसलिए मैंने टीचर का एग्जाम्पल दे रहा हूँ। Children also do this. Pretend hearing. They will pretend that they are hearing. तीसरी तरीके की हियरिंग होती है जिसको हम बोलते हैं सेलेक्टिव हियरिंग। सेलेक्टिव, जो मुझे पसंद है वो ले लूंगा, जो नहीं है छोड़। सेलेक्टिव, बहुत ही सेलेक्टिव। एक बार की बात है, एक नए नए व्यक्ति मुसलमान बने। अब बने तो बड़े पक्के एकदम, सुबह नमाज पर जाते थे, दोपहर को फिर जाते थे मस्जिद, शाम को फिर जाते थे मस्जिद, फिर जाते थे, बहुत पक्के। मौलवी साहब बड़े खुश थे, ये मेरा पक्का चेला आ रहा है, बहुत बढ़िया, ये क्या पढ़ता है, क्या इसकी कुरान की वो है, बहुत अमेजिंग अमेजिंग। थोड़े दिनों के बाद इस व्यक्ति ने आना बंद कर दिया। अब एक दिन नहीं आया, 2 दिन नहीं आया, मौलवी साहब बहुत परेशान हो गए कि ये तो बड़ा अच्छा व्यक्ति जा रहा था, शास्त्र पढ़ रहा था, निपुण हो रहा था, बड़ा अच्छा व्यक्ति था, ये आ क्यों नहीं रहा, तबीयत तो ठीक है। 4 दिन हो गए, 5वें दिन मौलवी साहब उसके घर पहुंच गए। अब मौलवी साहब पहुंच गए और मौलवी साहब ने पूछा, दरवाजा खटखटाया और बेटे ने, उसने देखा, बोला अरे मौलवी साहब आप, प्रणाम किया, जैसे भी किया होगा। मौलवी साहब ने कहा भाई तुम आते नहीं? बोले हाँ वो क्या है ना मौलवी साहब, मैंने ना कुरान में पढ़ा है हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए। बोले क्या, कुरान में लिखा है मस्जिद नहीं जाना चाहिए? अरे मैंने तो 25-30 मेरे साल हो गए, 25-30 यही पढ़ रहा हूँ, यही पढ़ा रहा हूँ, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा। बोले नहीं नहीं लिखा है। बोले कहाँ लिखा है, जरा लेके आ। तो वो कुरान लेके आया और बोला देखो देखो, पेज पलटा और बोला देखो यहाँ लिखा है। तो वो पेज के एंड में लिखा था, लास्ट लाइन, हमें मस्जिद नहीं जाना चाहिए, सच्ची में लिखा था। तो मौलवी साहब ने जब पेज पलटा तो आगे लिखा था बिना हाथ मुंह धोए। और इसने तो उतना ही पढ़ा जितना इसे सुनना था, भाई इतना ही सुनना था बस, कहीं ये लिखा आ जाए हमें मस्जिद नहीं जाना, मैं वहीं बंद कर दूं बस जाना। तो बहुत मुश्किल काम है। So some people, what they do selective hearing. They will select what they want to hear. Rest they don't hear only. They don't hear only. They only selectively hear. Next type of hearing is called self-centered hearing. Self-centered. वो जो भी सुनेंगे ना अपने ऊपर सुनेंगे ना, सेल्फ, मैं बस संसार का पॉइंट ऑफ व्यू मैं ही हूँ, मेरे लिए क्या, मेरे को क्या, मेरे को क्या। यू लिसन फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू। और 5वीं तरीके की हियरिंग बोलते हैं हम उसको एम्पैथेटिक हियरिंग। जब आप दूसरे का दर्द भी समझते हो, दूसरे की शब्द नहीं, उन शब्दों के पीछे का दर्द, शब्दों के पीछे का हंसी, शब्दों के पीछे की नमी,
जब आप ये भी समझने लगते हो, दैट इज कॉल्ड एम्पैथेटिक हियरिंग। सो मैं कम्युनिकेशन की बात कर रहा हूं। अगर आपको रिश्ते अच्छे करने हैं तो हमें अच्छे से बात भी करनी है, एक्सप्रेस करना है अपने आप को, और सुनना भी है। उस आदमी की तरह नहीं करना, उस वेटर की तरह कि सुना नहीं, सॉल्यूशन पहले दे दिया। ऐसा बहुत बार होता है। मेरे को बहुत सारे कपल्स आके बोलते हैं, प्रभु जी ये तो हमारी सुनते ही नहीं, इनके पास समय नहीं है मेरी बात सुनने का। जब आते हैं घोड़े पे चढ़ के आते हैं, घोड़े पे चले जाते हैं। तो अभी तो 2-3 महीने लॉकडाउन के हो गए, तो अभी थोड़े दिन पहले ही किसी से बात हो रही थी। मैंने बोला अब तो आपके दिल में करार आ गया होगा, पति देव सारा दिन साथ हैं। पहले बोलते थे पति मिलते नहीं, अब जाके आया बेचैन दिल को करार नहीं। तो बोले अब इसी बात का मलाल है, सारा दिन यहाँ क्यों रहते हैं? मेरे घर में कढ़ाई चढ़ी रहती है, सुबह से लेके शाम तक वो कढ़ाई उतरती नहीं है। अभी सुबह कुछ बनाती हूँ, दोपहर वो खत्म होता है तो बोल देते हैं दोपहर को क्या खिला रही हो। अभी दोपहर का समाप्त नहीं होता, बोलते स्नैक्स में क्या आने वाला है। बोले अच्छा था गए थे, दिन में 1-2 घंटा सो जाया करती थी, अब तो ना खुद सोते ना सोने देते। कहने का अर्थ है that we should communicate wisely, nicely and very prudently. It is very important. Right communication. अब right communication में मैं आपको अगला प्रोसेस बता रहा हूँ जो आपके रिश्तों को बहुत मजबूत कर देगा। अगर आपने सही एटीट्यूड रखा, अगर आपने सही कम्युनिकेशन किया, अगर आपने assumptions नहीं की, और अगर करी तो कम्युनिकेट किया, अपनी assumptions को भी प्रकट किया, अपनी assumptions को भी बताया। और बताया कैसे? बड़े कंपैशन के साथ, बड़े कंपैशन के साथ। और केवल कंपैशन ही नहीं, अब मैं आपको गोल्डन प्रिंसिपल देने वाला हूं, ध्यान से सुनना इसको। ये है एप्रिसिएशन। ये कंपैशन और एप्रिसिएशन जब मिल जाते हैं ना, ये किसी भी रिश्ते की आयु को और क्वालिटी को 10 गुना बढ़ा सकते हैं। एक छोटी सी कहानी सुनाता हूं आपको। एक बार एक टीचर थी, क्योंकि बहुत सारे टीचर दिख रहे हैं तो मुझे याद आ गई टीचर्स की। उसका नाम था मिसेस थॉमसन। तो मिसेस थॉमसन बच्चों को पढ़ाया करती थी। तो उसको 1 साल हुआ, रिजल्ट आया, बच्चे चले गए, नई क्लास आई। जब नई क्लास आई तो मिसेस थॉमसन का एक डायलॉग होता था, आई लव यू ऑल। वो क्लास में घुसते हुए भी ये बोलती थी, आई लव यू ऑल, और जब क्लास से जारी होती थी तो भी बोलती थी, आई रियली लव यू ऑल। ऐसी शुरुआत हुई, क्लास शुरू होती थी, बड़ा अच्छा लगता था। 5-7 दिन के बाद क्लास में एक बच्चा था जो कुछ नहीं करता था। वो एक बच्चा था जो हमेशा नेगेटिविटी, शांत बैठेगा, कोई जवाब नहीं, कुछ नहीं, उसको कुछ पता नहीं कौन आया कौन गया। एक हफ्ते बाद जब टीचर ये बोला करती थी आई लव यू ऑल, तो उसके हृदय में होता था एक्सेप्ट हिम। इट इज अ लाई, आई डोंट लव एवरीबॉडी, आई डोंट लाइक हिम, आई लव एवरीबॉडी बट आई डोंट लाइक हिम, ही इज अ nasty boy, he is a very crazy boy। शरारत करता है, ऐसे करता है, वैसे करता है, ऐसे करके सोचती रहती थी। और थोड़े दिनों में उसको लगने लगा he is good for nothing, this boy cannot do anything बोले तो anything। थोड़े ही दिनों में ये उसकी सारी नेगेटिविटी का एग्जाम्पल बन गया। उसको जब कुछ नेगेटिव बोलना होता, बोलता इसके जैसा होता है, कोई गंदा व्यक्ति कैसा होता है, इसके जैसा होता है, कोई गड़बड़ करे तो उसके जैसा मत बन जाना, वो तो है ही बिगड़ा हुआ, तुम भी मत बिगड़ जाना। नेगेटिविटी का एग्जाम्पल बन गया वो लड़का। पहला क्वार्टर निकला, रिजल्ट आया, प्रिंसिपल के पास रिजल्ट गया। प्रिंसिपल ने रिजल्ट देखा, पहले बच्चे का, दूसरे बच्चे का, तीसरे बच्चे का, इस बच्चे का देखा, वहां लिखा कुछ नहीं, नॉट इवन अ सिंगल पॉजिटिव रिमार्क बाय द टीचर।
principal said, how is that possible? There is nothing positive in this boy. इस बच्चे में कुछ भी सकारात्मक अप्रोच नहीं, कोई एक अच्छी चीज नहीं है, ऐसा कैसे हो सकता है? तो इस प्रिंसिपल ने उस टीचर को बुलाया, गया, टीचर आई, प्रिंसिपल ने कहा भाई इस बच्चे का कुछ भी अच्छा नहीं। बोली नहीं मैम, इसका कुछ अच्छा नहीं, ये गुड फॉर नथिंग। बोली ध्यान से याद करो, क्या पता कुछ तो अच्छा हो। बोले कुछ नहीं अच्छा मैम, मुझे याद है, मुझे इतने 3 महीने हो गए पढ़ाते हुए, देयर इज नथिंग गुड अबाउट इट। तो प्रिंसिपल ने कहा, बेल बजाई, पियोन को बुलाया, बोले जरा इस बच्चे की 5 साल पुरानी रिपोर्ट्स भी ले आओ। तो दोनों बैठ के उसकी पहली क्लास की रिपोर्ट देखने लगे, 5 साल पहले। वहां था बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। दूसरे साल की रिपोर्ट देखा, ही इज स्टिल द बेस्ट बॉय ऑफ द क्लास। और अच्छा, तीसरे साल की देखी, उसमें लिखा था आजकल ये थोड़ा सा डाउन रहता है क्योंकि इसकी माँ का स्वास्थ्य ठीक है। फिर अगली बार रिपोर्ट देखी कि अब ये बिल्कुल पढ़ाई से धीरे धीरे डाउन हो रहा है क्योंकि इसकी माँ को कैंसर डिटेक्ट हुआ है, ये बहुत परेशान रहता है। पिछले साल की रिपोर्ट देखी, ये इसकी माँ नहीं रही, उसने शरीर छोड़ दिया और उसके बाद से ये एकदम डाउन हो गया, कुछ नहीं करता। जब मिसेस थॉमसन ने ये रिपोर्ट पढ़ी थी तो एकदम से उसका विचारधारा बदल गई। उसको लगा कि इसलिए भी नहीं कर पाता है क्योंकि इसके घर में सपोर्ट नहीं है और इसकी लाइफ की सबसे बड़ी सपोर्ट चली गई। उस दिन से मिसेस थॉमसन ने अपने आप में प्रण लिया कि ऐसा नहीं हो सकता, मैं कुछ करूंगी। कंपैशन जाग गया। अगले दिन से वो सारे रिपोर्ट कार्ड अपने घर ले गई, बच्चे के ऊपर पूरी स्टडी करी। अगले दिन जब आके वो क्लास में बोली आई लव यू ऑल, तो भी उसे पता था वो झूठ बोल रही है। क्यों? क्योंकि वो इस लड़के को बाकियों से ज्यादा प्यार करने लगी। ये लड़का अब मिसेस थॉमसन की वोकैबुलरी में, लाइफ में, क्लास के एग्जाम्पल में पॉजिटिव दिखने लगा। अब हर अच्छी चीज में जाके इसके कंधे पे हाथ रखती थी, बेटा